Children, I am going to teach you chapter 11 of class 12. Name of the chapter is Representation of 1857. 1857 ईयर जैसे ही हम लोग सुनते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में रिवॉल्ट 1857 का रिवॉल्ट का चेहरा जो है वो हमारे दिमागों में आ जाता है। मैं आपके सामने इस चैप्टर को जो है का फर्स्ट पार्ट लेके आई हूँ जिसमें हम 1857 रिवॉल्ट के नेचर को जानने की कोशिश करेंगे, उसके कॉजेस को जानने की हम कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि किसने जो है 1857 के रिवॉल्ट के बारे में क्या कहा है। शुरुआत करते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो कुछ लोगों के पिक्चर्स हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई हो गई, मंगल पांडे हो गए, तात्या टोपे हो गए, नाना साहेब हो गए। ऐसे जो है कई जो है लीडर्स के नाम हम इस चैप्टर में सुनेंगे। वीर कुंवर सिंह बिहार से बिलोंग करते थे। तो इंडिया के मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट में ही ये जो है विद्रोह फैला था। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है किन लोगों ने किस कारण से 1857 के रिवॉल्ट को मतलब कि ये हुआ, रिवॉल्ट हुआ। हम इसको देख, इसके पहले जो है ना हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो है हम इसके नेचर को जो है थोड़ा सा देख लेते हैं कि किन लोगों ने क्या कहा। जैसे हम लोग को कहना था कि ये हमारा लोगों हम भारतीयों में भी वीडी सावरकर जी हैं थे, तो बेटा फेमस जो है इंडियन फ्रीडम फाइटर रहे हैं और उनका कहना था कि इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सभी लोगों ने मिलकर भारत को ब्रिटिशर्स से अलग करने के लिए या अपने आप को उनके चंगुल से छुड़ाने के लिए एक मतलब कि बेहतरीन कोशिश किया। इसलिए वीडी सावरकर के नजर में ये एक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ये बेंजामिन डिजरेली इन्होंने कहा नेशनल राइजिंग। और ये कौन थे? तो ये अपोजिशन लीडर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टीज से बिलोंग करते थे। ये ब्रिटेन की संसद से के हो गए, सदस्य हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा अशोक मेहता, और ये इन्होंने कहा ग्रेट रिबेलियन, इसके लिए टर्म यूज किया है। आरसी माजुमदार, उन्होंने कहा नाइदर फर्स्ट वॉर नॉर नेशनल वॉर। मतलब इनका कहना था कि ये एक राष्ट्रीय युद्ध नहीं था और ना ही ये पहला युद्ध था। मतलब इस संदर्भ में इनका ये कहना था कि ये जो है, चूंकि हम देखेंगे का आगे कॉजेस जब देखेंगे तो ये नेशनल नहीं हो पाया है क्योंकि सभी लोगों ने, जैसे दक्षिण का क्षेत्र था, कुछ पंजाब का क्षेत्र था और भी कई नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट के कुछ क्षेत्र थे जो कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया है। इसलिए इसको हम नेशनल रूप नहीं कह सकते और ना ही इसको हम फर्स्ट वॉर कह सकते हैं। ठीक है। जॉन लॉरेंस जो है वो बेटा उन्होंने 1864 से 1869 के बीच में भारत के वॉइसराय रहे हैं और उन्होंने इसको सिपाही म्यूटिनी का दर्जा दिया। मतलब सिर्फ एक सिपाहियों का विद्रोह, ये लोगों ने अपने देश के लिए नहीं लड़ाई लड़ा, उन्होंने सिर्फ इसका जो है ना, जो फॉर्म है ना, उसको संकुचित रूप से परिभाषित किया, यानी कि एक सिपाही विद्रोह कहा, क्योंकि इसको जो है सिपाहियों ने स्टार्ट किया था। हम अभी आगे देखेंगे कि सिपाहियों ने, मंगल पांडे का नाम आएगा, मेरठ के सिपाहियों का नाम जो है आने वाला है, हम स्टडी करेंगे। एम एन रॉय हो गए, आर बी दत्त हो गए, ए आर देसाई हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए। उनके नजरों में ये एक सिर्फ फ्यूडल अपराइजिंग था, सामंतों के द्वारा जो है वो विद्रोह जो है होना, या फ्यूडल अपराइजिंग का उन्होंने इसको टर्म दिया है। आगे देखते हैं। तो कॉजेस ऑफ द रिवॉल्ट 1857। कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट 1857 के पहले मैं आपको जो है ना कुछ बातें को बता देती हूँ कि ये 10 मई को 1857 को जो मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह किया और उन्होंने जो है ना जो मेरठ के जो ब्रिटिशर्स जो थे उनको उन्होंने मारा, बहुत सारी बिल्डिंग्स को जला दिया, टेलीग्राम लाइन्स जो है ना वो काट दी और इस तरीके का लूट भी उन्होंने जो है ना किया।
और फिर वो रात को दिल्ली की तरफ कूच कर गए और 11 मई को वो लाल किला में बहादुर शाह जफर से मिलते हैं और उनको अपना लीडर चुनते हैं। तो अच्छा, एक बात जो है ना, सवाल अब हमारे सामने उठता है कि 1857 के रिवॉल्ट के होने का क्या कारण था? क्योंकि जो रिवॉल्ट हुआ, हम देखेंगे कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जो है उन्होंने रिवॉल्ट किया, फिर नाना साहेब का नाम आएगा, तात्या टोपे का, कानपुर से नाना थे, तात्या टोपे थे, और भी जो है कई ऐसे जो है ना जगह थे जहां से कि हम बरेली बरेली के से देखेंगे कि विद्रोह हुआ, फैजाबाद से विद्रोह हुआ, आरा में वीर कुंवर सिंह थे जिन्होंने विद्रोह किया, लखनऊ से जो अवध का पार्ट था, अवध की राजधानी थी, वहां पे जो है ना बिरजिस कादिर को देखेंगे और बेगम हजरत महल को देखेंगे कि उन्होंने भी जो है ना रिवॉल्ट किया। तो क्यों किया ये रिवॉल्ट, क्यों हुआ? उसके पीछे बेटा एक कारण नहीं है, उसके पीछे हम लोग बहुत सारे कारणों को हम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉज है, कॉज ऑफ द रिवॉल्ट, हम 1857 में हम देखेंगे कुछ पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज, रिलीजियस कॉज, इकोनॉमिक कॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, मिलिट्री कॉज, बहुत सारे ऐसे हम कारणों को हम देखने वाले हैं। क्योंकि रिवॉल्ट बेटा कोई एक कारण से नहीं हुआ, कई कारणों ने, और एक दिन में भी नहीं हुआ। मतलब एक कहता है ना कि आदमी का गुस्सा जो है वो जन्म लेने में या भड़कने में, मतलब एक छोटी सी बात पे नहीं हुआ, एक के बाद एक पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री कॉज, ऐसे कई कॉज हुए जिसके कारण जो है लोगों के मन में इतना गुस्सा आया कि राजा हो गया, रानी हो गया, पीजेंट्स हो गए, जमींदार हो गए, इन सभी लोगों ने मिलकर जो है, सिपाही हो गए, इन लोगों ने मिलकर जो है इस रिवॉल्ट को जन्म दिया। मतलब कि रिवॉल्ट हुआ फिरंगियों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। फिरंगी शब्द जो है हम देखेंगे ना कि वो पर्शियन वर्ड है, और इसको जो है ना लोग फॉरेनर्स के लिए जो है उनको नीचा दिखाने के लिए फिरंगी शब्द का जो है यूज किया जाता था। तो एक एक करके हम सारे कॉजेस को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो पहला है बेटा पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज में है, हम देखेंगे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लॉर्ड वेनेजली ने के द्वारा बेटा स्टार्ट किया गया था। और इसमें जो है इसमें क्या था कि जो भी सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करता था, जो भी इंडियन रूलर लॉर्ड वेलेजली के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए सब्सिडरी, सब्सिडरी मतलब हिंदी में होता है सहायक संधि, सहायता देने के लिए। तो किसकी सहायता चाहिए थी, किसको सहायता चाहिए थी? तो भारतीय राजा अंग्रेजों के मतलब कि ब्रिटिश आर्मी की सहायता लेने के लिए उन्होंने सब्सिडरी अलायंस जो है सहायक संधि पे इन्होंने हस्ताक्षर किया। जो भी इंडियन रूलर सहायक संधि पे हस्ताक्षर करता था, उसको उसको कुछ टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो करने पड़ते थे। मतलब उसको अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना पड़ता था। सारे सलाह मशवरा, अगर कोई इंटरनल रिवॉल्ट होता है या बाहर से कोई बाहरी आदमी जो है, विदेश कोई भी अटैक करता है, आउटसाइडर अटैक करता है, तो इंडियन रूलर अपनी मर्जी से उसका जवाब नहीं दे सकता था। उसको ब्रिटिश रेजिडेंट से बात करनी होती थी और उनकी मर्जी से ही वो कोई भी एक्शन ले सकते थे। साथ में उसके साथ में एक और क्लॉज क्या जुड़ गया कि उनकी आर्मी को फीड करने के लिए जो है सारा खर्चा जो है वो कौन उठाएगा? तो इंडियन रूलर जिन्होंने उनके साथ में सब्सिडी अलायंस या सहायक संधि किया है, उसको जो है वो फीड करेंगे, यानी उनकी सैलरी देंगे या उनके अंडर में वो रहेंगे। और अगर कोई राजा उनको फीड नहीं कर पाता था, तो वो उनकी टेरिटरी का, वो मतलब कि ब्रिटिशर्स लोग उनकी टेरिटरी का एक हिस्सा ले लेते थे, जैसा कि ये अवध के साथ भी हो चुका था। अवध ने जो है सहायक संधि किया, और जब नहीं दे पाया, उनके सैलरी नहीं दे पाया या उनको उनका जो पैसा था वो नहीं दे पाए, तो माना जाता है कि उसका एक हिस्सा जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स ने ले लिया था। सेकेंड है बेटा बहुत फेमस लॉर्ड डलहौजी जो जुड़े हुए हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, यानी कि विलय की नीति। लैप्स यानी कि विलय कर लेना, कि तो किन राजाओं को के जो है रियासतों को या राज्यों को ब्रिटिशर्स जो है ना अपने में मिला सकते थे? तो वो जिनके अपने बच्चे नहीं होते थे, या जो जिनके अपने जो है वो हायर
सक्सेसर्स नहीं होते थे। तो राजा के मरने के बाद में उनको जो है वो अपने राज्य में उनके साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। जैसे हमारे पास में एग्ज़ाम्पल है बेटा झांसी। झांसी में गंगाधर राव डाइड विथआउट अ नेचुरल हायर, एडॉप्टेड सन उनके थे आनंदा राव, नॉट एडमिटेड बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स लोगों ने उनको मतलब कि दर्जा उनके को नहीं दिया। दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र। तो ये जो था यहाँ एडॉप्टेड सन थे आनंदा राव। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है ने इस चीज को जो है ना रिवॉल्ट किया कि उन्होंने उसके लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो है ना लड़ाई का बिगुल बजाया। उन्होंने इस रिवॉल्ट में वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट की। इसी के साथ में और भी बहुत सारे जैसे सतारा हो गया, नागपुर हो गया, संबलपुर हो गया, उदयपुर हो गया, ऐसे इनकी रियासतों को भी जो है ब्रिटिशर्स लोगों ने अपने में मिला लिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। तो ये सारे के सारे रियासतें राजा जो थे वो बहुत ही नाराज थे इनसे, ब्रिटिशर्स लोगों से। अब आता है पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध जो है वो उसका वहां का राजा भी बहुत अच्छा नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह। नवाब भी बहुत अच्छे थे, उनका बेटा जी हायर भी था, उनका नेचुरल मतलब कि उनका अपना बेटा भी था बिरजिस कादिर। उसके बावजूद भी अवध को इन जो है ब्रिटिशर्स लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया। इसके पीछे जो है कारण तो उन्होंने कारण क्या दिया कि अवध का जो है मैल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अवध का नवाब अच्छे से शासन नहीं कर रहा है, इसलिए ब्रिटिशर्स ने जो है उनको अपने में उनके साम्राज्य को अवध को अपने एनेक्स्ट करना मतलब कि कब्जे में कर लिया। तो ये हो जाएगा पॉलिटिकल कॉज। राजा रानी हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या हो जा रहे हैं, वो नाराज हो गए। अच्छा इसमें एक चीज और है कि नाना साहेब का नाम, कानपुर के जो नाना थे वो बालाजी बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन थे। तो उनकी भी पेंशन को जो है उन्होंने अंग्रेजों ने बेटा रोक लगा दिया था, इसलिए नाना साहेब भी इस जो है रिवॉल्ट में उन्होंने भी पार्टिसिपेशन दिया। उन्होंने भी अपना डिससेटिस्फेक्शन जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाहिर किया। अब हम जाते हैं सोशल और एंड रिलीजियस कॉजेस पे, सामाजिक और धार्मिक कारण। धर्म मतलब ऐसा चीज था जिसको कि अगर हम छेड़ देते हैं तो बहुत डिससेटिस्फेक्शन जो है ना वो हो जाता है, इसीलिए किसी के धार्मिक जो है ना सेंटिमेंट्स को जल्दी हम लोग नहीं, कुछ भी ऐसा कमेंट या इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए कि किसी के धार्मिक सेंटिमेंट्स जो है वो नुकसान पहुंच जाए। तो हम देखेंगे इसमें कि सोशल सामाजिक रूप से जब हम देखते हैं तो ब्रिटिशर्स लोगों ने भारतीयों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया, उनको हमेशा जो है ना असभ्य अनसिविलाइज्ड बोला, कहीं कहीं हमारे लिए पिग जैसे शब्दों का जो है ना, कुत्ता डॉग जैसे शब्दों का भी उनके द्वारा यूज किया गया। तो रेशियल जो है ना एरोगेंस के कारण जो है धीरे धीरे जो है वो डिस्टेंस भारतीयों जो है ना वो होता गया। एक ऐसा भी समय था ना कि जब ये लोग साथ में ब्रिटिशर्स अधिकारी और इंडियंस लोग साथ में कुश्ती लड़ते थे, फेस्टिवल्स एंजॉय करते थे, लेकिन वक्त के साथ में जो है ना दोनों लोगों के मनों में दूरी आती चली गई और हम आए दिन जो है ये रेशियल एरोगेंस की घटनाएं जो है हम भारतीय लोग जो है वो महसूस करने लग गए। सेकेंड है बेटा सोशल रिफॉर्म लेजिस्लेशन। बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए जो समाज सुधारने के पर्पस से किया गया था, लेकिन भारतीयों ने उसको जो है धर्म से जोड़ लिया कि हमारे उनके धर्म से जो है वो धर्म में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ऐसा कहकर जो है भारतीयों के मन में जो है अंग्रेजों के लिए दुर्भावना जो है वो जागने लग गई, या उनके मन में ये बैठने लगा कि ब्रिटिशर्स उनके धर्म को या उनके कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं या उनके धार्मिक मामलों में इंटरफेयर कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल बेटा हम देखते हैं कि एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक ने किया। फिर है इनफेंटिसाइड्स 1802 में जो है ना इस पे बैन लगाया। स्लेवरी को 1845 में जो है ना वो बंद किया। वीडो रीमैरिज एक्ट 1856 में लेकर आए, विधवाएं अब जो है ना पुनर्विवाह कर सकती थी। और इस तरीके से जो है ना ये सारी बातें जो हैं इंडियंस के मन में ये घर करने लग गई कि ब्रिटिशर्स उनके
इंटरनल मामलों में, उनके कल्चरल मामलों में जो है इंटरफेयर कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, टेलीग्राफ एक्सेट्रा। इन सारी चीजों को जो है ना इंडियंस लोगों ने सस्पिशियस नजरों से देखना स्टार्ट किया। जब अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाया, टेलीग्राफ जो है ना वो स्टार्ट किया, तो इनको इन सारी चीजों को रेल में इंडियंस लोगों ने सस्पिशियस यानी संदेह की नजरों से देखा। और सबसे बड़ी बात जो थी कि रिलीजियस कन्वर्जन इनटू क्रिश्चियनिटी, यानी कि हमारे धर्म, बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज लोग जो है ना भारत के विभिन्न भागों में घूमने लग गए और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। तो इंडियंस के मन में ये भी चीजें जो है घर करने लग गई कि ये हमारे जो है वो धर्म को खराब कर रहे हैं और अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो ये एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग जो है ना वो इंडियंस लोगों के मन में आने लग गई। तो ये हो गया हमारा धार्मिक और सोशल कॉजेज। अब आता है इकोनॉमिक कॉजेज, आर्थिक कारण। अर्थ यानी कि पैसा, रुपया पैसा वाला कौन सा ऐसा कारण था जिसने लोगों के मनों को अंग्रेजों के प्रति गुस्सा जो है भर दिया। और एक बात, इस बात का हमको ध्यान रखना है कि ये जितने भी कॉजेज जो है हम देख रहे हैं, या 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ वो कोई एक दिन का गुस्सा लोगों का नहीं था, कई सालों का गुस्सा जो है ना वो इकट्ठा होते गया। और फिर हम देखेंगे इमीडिएट कॉज में कि वो लोगों का गुस्सा ऐसे करके फूट कर बाहर आया रिवॉल्ट के रूप में। तो इकोनॉमिक कॉजेस में हम देखेंगे जो कि इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड, मतलब जो रुपए पैसे से रिलेटेड कौन सी बातें थी। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि रेवेन्यू ज्यादा जो है लेने के चक्कर में, टैक्सेस ज्यादा लेने के चक्कर में जो है ना उनका हाई रेट, बहुत रेट उन्होंने बहुत ऊपर रख रखा था। रूइंस ऑफ आर्टिस्टियंस एंड क्राफ्ट पर्सन्स, आपने छोटे क्लासेस में बताया गया होगा आप लोगों को कि किस तरीके से जो है फार्मर्स लोग जो है ना बर्बाद हो गए अंग्रेजों की पॉलिसीज के कारण, हायर जो है ना टैक्सेशन के कारण। फिर आर्टिस्टियंस लोग जो है ना वो बर्बाद हो गए, वीवर्स लोग बर्बाद हो गए। मतलब सारी जो है ना कम्युनिटी में जो है ना इकोनॉमिकली जो है ना हम देखते हैं कि डेग्रेडेशन वाली स्थिति जो है महसूस होती है। ruin ऑफ आर्टिस्टियंस एंड क्राफ्टमैन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है बेटा स्थिर होना। तो स्टैग्नेशन एंड डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू डिमांड। अंग्रेजों ने अपना जो है ना अपना झोली भरने के लिए, अपना मतलब अपने प्रॉफिट के लिए है फार्मर्स लोगों पे रेवेन्यू का जो दर था वो बहुत हाई था। और फ्लड हो चाहे कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो, ये लोग जो है रेवेन्यू को कम नहीं करते थे। तो फाइनली जो है फार्मर्स लोगों ने भी जो है वो बहुत ही तंग आ गए थे ब्रिटिशर्स लोगों के इस ऑपरेसिव पॉलिसीज से। रूइंस ऑफ ओल्ड जमींदार्स, ब्रिटिशर्स लोगों ने बेटा अपने जो है ना कुछ पुराने जमींदार्स लोगों को आउट कर दिया इस सिस्टम से। जो जमींदार जो कई सालों से अपने एरिया में जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे, महत्वपूर्ण आदमी थे, पावरफुल मैन थे, वो बहुत सारे काम भी परफॉर्म करते थे, उन सारी चीजों को जो है इसमें इन्होंने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया। तो ये चीजें उनको बर्बाद कर दिया। तो जमींदार लोग भी हम देखें। अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस पे। एडमिनिस्ट्रेटिव माने प्रशासनिक कारण कौन कौन से, तो करप्शन ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स आएगा, ब्राइब आएगा, मतलब इन लोग रिश्वतखोरी, और नो इंडियन अपॉइंटमेंट इन हायर पोस्ट। हायर पोस्ट के लिए कोई भी भारतीय को उचित या अच्छा समझा ही नहीं जाता था। सारे पोस्ट जो है ना वो लोअर पोस्ट, जैसे क्लर्क के पोस्ट जो है वो भारतीयों को ऑफर किए जाते थे। तो इसलिए जो है ना ये इन सब कारणों से भी जो है वो भारतीय लोग जो है वो डिससेटिस्फाइड थे या नाराज थे। अब जो आता है मिलिट्री कॉज, वेरी इंपॉर्टेंट कॉज है ये। इसको कहते हैं मिलिट्री कॉज, मतलब कि सैन्य कारण। तो सेना में भी बहुत डिससेटिस्फेक्शन था, एक ही काम कर रहे हैं, वही काम कोई यूरोपियन करेगा, कोई ब्रिटिशर्स करेगा वही काम उसी पोस्ट पे, अगर कोई भारतीय है तो उनके सैलरीज में बहुत ही ज्यादा अंतर था।
बहुत सारे बेटा जी ग्रीवांसेस थे इनके। तो एक एक करके हम देखते हैं कि डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द सिपाहीज, सिपाही लोग जो है बहुत ही डिससेटिस्फाइड थे, असंतोष थे। क्यों? क्योंकि उनको उनकी सैलरी बहुत ही नॉमिनल थी, बहुत ही कम थी, उनको खाना अच्छा नहीं दिया, बैड फूड था, नो हायर पोस्ट, नो प्रमोशन, कोई ऊंचा जो है पोस्ट नहीं और ना ही उनको कोई प्रमोशन मिलता था, और कंपलसरी फॉरेन सर्विस, नो एक्स्ट्रा भत्ता फॉर फॉरेन सर्विसेज, मतलब कि आपको विदेशों में जाना है। और पता है हम लोगों को, हमारे इंडियन समाज में समुद्र पार करना बहुत खराब माना जाता था। जो समुद्र पार किया तो ऐसा माना जाता था कि उसका धर्म जो है ना वो भ्रष्ट हो गया। तो हम लोग इंडियंस लोग जो है, इंडियन आर्मी के जो लोग थे वो सेना, वो समुद्र पार नहीं करना चाहते थे, लेकिन इनको जबरदस्ती भेजा जाता था। और दूसरी बात ये है कि जब ये लोग जाते थे, अगर ब्रिटिश ऑफिशियल्स लोग जाते थे तो उनको एक्स्ट्रा जो है ना वो पैसा मिलता था, और अलाउंसेस बोलते हैं वो मिलते थे, और इंडियंस लोगों को अलाउंसेस नहीं मिलते थे। इसलिए जो है ना इंडियन जो लोग थे जो कि ब्रिटिश सेना में थे, वो लोग डिससेटिस्फाइड थे। और लास्ट जो है वो इमीडिएट कॉज, इन सारे कॉजेस को, ये तो और भी थे। अच्छा, बैनिंग ऑफ रिलीजियस सिंबल जैसे ड्रेस कोड, और अपॉइंटमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन द बैरक्स, क्रिश्चियन मिशनरीज लोगों को जो है वो बैरक्स में अपॉइंट किया था। नेक्स्ट है इमीडिएट कॉज, जो कि सारे कॉजेस को तो लोग सहते आ रहे थे, फिर ऐसा कौन सा कारण हुआ कि 10 मई को जो है ना एक लोगों के अंदर जो है ना गुस्सा आया और मेरठ के सैनिकों ने रिवॉल्ट कर दिया। तो 10 मई के पहले जो है ना एक रिवॉल्ट और हम बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा भी हुआ था, और वहां पे क्या हुआ था, तो वो चीजें हमको जो है यहाँ पे देखना है कि ब्रिटिशर्स लोगों ने एक नया राइफल, एनफील्ड राइफल, ठीक है, और कार्ट्रिजेस, कारतूस, जो राइफल में भर के उसको चलाया जाता था। In 1857, there were 3,600 English and 2,57,000 Indian soldiers in the British Indian Army. In 1857, a rumor spread that the cartridges of the new Enfield rifle was greased with the fat of cows and pigs, objectionable to both Hindus and Muslim. आप लोग जैसे जानते हैं कि काउस जो है वो हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र जानवर माना जाता है, और पिग जो है वो मुस्लिम्स के लिए उतना ही अपवित्र जानवर मानते हैं मुस्लिम्स लोग उसको। और ऐसा रूमर फैला कि वो जो कार्ट्रिज जो बना था एनफील्ड राइफल के लिए, उसके उसके जो मुंह पे था वो एक चर्बी लगी हुई थी, जो कि गाय और सुअर से बना हुआ था, गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ था। तो उसको वो लोग मुंह से ओपन करते थे और फिर वो लोग उसको राइफल में भरते थे और तब उसको चलाया जाता था। तो ये बहुत ही हाईली ऑब्जेक्शनेबल तो माना ही जाएगा हिंदूज के लिए। हिंदू सोल्जर्स और मुस्लिम सोल्जर्स ने इसको जो है बढ़िया नहीं माना। इमीडिएट कॉज में सिपाही रिफ्यूज टू यूज एंड रीयूज, एंड व्हेन कंपेल्ड टू यूज दे शॉट द यूरोपियन ऑफिसर्स। उनको जबरदस्ती कहा गया तो उन्होंने ऑफिसर को गोली मार दिया। देखिए ये पिक्चर है मंगल पांडे का, स्पार्क ऑफ फर्स्ट भारतीय वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, ठीक है, फर्स्ट भारतीय वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। 1857 में मार्च 29 को मंगल पांडे ऑफ द 34th इन्फेंट्री ऑफ बैरकपुर शॉट हिज सुपीरियर एंड द ब्रिटिश कैप्चर्ड एंड किल्ड हिम। ओके, मंगल पांडे ने बेटा अब आपने जो है बड़े ऑफिसर को गोली मार दिया, और उन्होंने ब्रिटिशर्स ने भी जो है उनको पकड़ा और उनको फांसी दे दी गई थी। The revolt started on 10th May at Meerut and later spread to other parts of the country. Immediate cause and the main events में अब हम इसको जो है थोड़ा सा देखेंगे कि सबसे पहला क्या था, use of greased cartridge। उसका मेन इवेंट रिवॉल्ट एट बैरकपुर ऑन 29th March 1857, रिवॉल्ट एट मेरठ ऑन 9 May 1857, ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली ऑन 11th May 1857, रीऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली बाय द ब्रिटिशर्स, फिर रिवॉल्ट एट लखनऊ, रिवॉल्ट एट कानपुर, रिवॉल्ट एट बनारस एंड इलाहाबाद, रिवॉल्ट एट बिहार, रिवॉल्ट एट बरेली, रिवॉल्ट एट शाहजहांपुर,
एंड अदर सेंटर्स, छोटे मोटे अदर सेंटर्स पे जो है ये रिवॉल्ट हुआ। तो हम आज फर्स्ट पार्ट में हम जो है हमने मेनली 1857 के रिवॉल्ट को के कॉजेस पर हमने फोकस किया है, और अब मैं दूसरे पार्ट में इसके बाकी के इस चैप्टर के आगे का पार्ट जो है मैं आपको समझाऊंगी। तो इस वीडियो में अभी यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तो मैं आपको आगे का चैप्टर समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।